चीजें तब अजीब लगने लगीं जब 20 दिन की भयंकर गर्मी के बाद पूरे एक दिन और रात तक मूसलाधार बारिश हुई। सुपरमार्केट के दरवाजे पर बारिश से बच रहे लोग बहुत खुश थे। कुछ तो सीधे बारिश के पानी में कूद गए और इस अजीब सी ठंडक का मजे से आनंद लेने लगे। मैं सुपरमार्केट से मास्क का एक बैग लेकर बाहर निकला और जैसे ही मैंने बाहर तेज होती बारिश को देखा, मेरी भौहें अपने आप सिकुड़ गईं। ऐसा नहीं है कि मुझे बारिश पसंद नहीं है। इतने दिनों की गर्मी के बाद सच कहूं तो राहत मिलनी चाहिए थी, लेकिन मुझे बारिश के पानी से फोबिया है। 3 साल पहले एक बारिश वाली रात में मेरी गाड़ी एक झील में गिर गई थी। मैं पानी में डूब गया था और लगभग मरने ही वाला था। अगर गाड़ी की खिड़की नहीं टूटती तो मैं जिंदा नहीं बच पाता। उस घटना के बाद से मेरे मन में पानी को लेकर एक गहरा डर बैठ गया। यहाँ तक कि बारिश देखकर भी मेरी रूह कांप जाती है। मैंने धीरे से अपना फोन निकाला और वेदर रिपोर्ट देखी। आज से टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने वाला था। 43.5 डिग्री की भयंकर गर्मी की जगह अब 33 डिग्री के आसपास का नॉर्मल टेम्परेचर आने वाला था। ये सुनकर थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन नीचे जो लिखा था उसने फिर से बेचैन कर दिया। लगातार बारिश होने वाली थी, कभी सुबह तो कभी रात को, और ज्यादातर हल्की या मीडियम बारिश। मैंने एक गहरी सांस ली और बिना ज्यादा सोचे वापस सुपरमार्केट के अंदर दौड़ गया ताकि कुछ सामान स्टोर कर सकूं। पहले जब बहुत गर्मी थी तब मैंने ज्यादा सामान स्टोर नहीं किया था, लेकिन अब इस लगातार बारिश की वजह से बाहर निकलने का मन ही नहीं था। इसलिए मैंने तय किया कि इतना खाना ले लूं कि कम से कम एक हफ्ते तक बाहर न जाना पड़े। 10 पैकेट बीफ स्टेक, 12 किलो फ्रोजन चिकन विंग्स, 3 पैकेट डंपलिंग, 4 पैकेट सूप बॉल्स, ये सब मेरी पसंद की चीजें थी। इसके अलावा मैंने एक बड़ा बैग टमाटर और शकरकंद खरीदा। साथ ही एक पेटी दलिया और एक पेटी इंस्टेंट नूडल्स भी ले ली। ये सब आराम से एक हफ्ते तक चल जाएगा, और अगर थोड़ा संभाल कर खाया तो शायद एक महीने तक भी। मैं एक नॉर्मल सोसाइटी में रहता हूँ। मेरा फ्लैट ज्यादा बड़ा नहीं है, बस 90 स्क्वायर मीटर का है और तीसरी मंजिल पर है। जब मैं सारा सामान घर लेकर पहुंचा तो लगा जैसे बारिश और भी तेज हो गई है। पानी की बूंदें खिड़की पर इतनी जोर से टकरा रही थी जैसे अभी कांच टूट जाएगा। बाहर सब कुछ धुंधला और सफेद सा हो गया था। जो लोग थोड़ी देर पहले बारिश का मजा ले रहे थे शायद अब अपने अपने घरों में वापस भाग गए होंगे। मैंने चुपचाप पर्दे खींच दिए और अपने पेरेंट्स को कॉल किया। उनके गांव के बाहरी इलाके में भी बारिश हो रही थी और वो भी लगातार तेज होती जा रही थी। मेरे पिता की आवाज में हल्की सी चिंता थी। उन्होंने कहा, बेटा अगर पानी बढ़े तो सीधे छत पर भाग जाना। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, आप लोग भी अपना ध्यान रखना, मैं भी बाहर नहीं निकलूंगा और आप लोग भी खेतों में मत जाना। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, बस ध्यान रखना। वो जानते थे कि उस हादसे के बाद से मुझे बारिश से डर लगता है, शायद इसलिए वो मुझे तसल्ली दे रहे थे। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, हाँ मुझे पता है। कॉल कट करने के बाद मैंने गर्म पानी से नहाया और बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में चला गया। जब मेरी आंख खुली तो अगली सुबह हो चुकी थी, लेकिन खिड़की के बाहर का नजारा बिल्कुल नहीं बदला था। अभी भी भयंकर आंधी और तूफान था। बारिश की बेशुमार बूंदें पत्थरों की तरह खिड़की पर गिर रही थी। ये अब भी बरस रही थी और पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ। नॉर्मली इतनी तेज बारिश ज्यादा देर तक नहीं चलती, ज्यादातर आधे घंटे में ही रुक जाती है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। वेदर रिपोर्ट में भी कहा गया था कि बारिश रात को होगी, तो फिर ये सुबह सुबह इतनी खतरनाक बारिश कैसे? मैंने पर्दे हटाए और बाहर देखा। मैं सच में कुछ सेकंड के लिए वहीं रुक गया। मुझे सोसाइटी का नजारा तक साफ नहीं दिख रहा था। सामने वाली बिल्डिंग की लाइट्स भी धुंधली हो चुकी थी। हर तरफ सिर्फ पानी और धुंध। सच में ये बहुत भयंकर था। तभी सोसाइटी मैनेजमेंट ने ग्रुप में एक नोटिस भेजा। सभी सम्मानित रेजिडेंट्स, वेदर डिपार्टमेंट ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कृपया जितना हो सके बाहर जाने से बचें। रेड अलर्ट का मतलब था कि अगले 3 घंटों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होगी। ये बहुत खतरनाक लेवल होता है। गवर्नमेंट को इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए तैयार रहना पड़ता है और बाहर के सारे काम रोक दिए जाते हैं। ग्रुप में काफी हलचल थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई ज्यादा डरा हुआ नहीं था। कुछ लोग तो अभी भी मजाक कर रहे थे, अरे कितना अच्छा मौसम है, चलो बारिश में घूमने चलते हैं, कितना रोमांटिक लग रहा है। लेकिन जब अगले दिन भी बारिश नहीं रुकी तो सबकी हंसी गायब हो गई। ये अब मजाक नहीं रहा था। परसों सुबह से लेके अब तक बारिश बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। पानी इतनी तेजी से गिर रहा था कि लग रहा था जैसे आसमान फट गया हो। बेसमेंट की तीसरी मंजिल तक पानी पहुंचने वाला था। जिनकी भी गाड़ियां वहां खड़ी थीं, उन्हें तुरंत हटाने की चेतावनी दी जा रही थी। हालत ऐसी हो गई थी कि बाहर जाकर सब्जी खरीदना भी मुश्किल लग रहा था। अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। मैंने उस डिस्कशन में ज्यादा हिस्सा नहीं लिया, बस चुपचाप जाकर अपनी खिड़कियां चेक की। जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि सब ठीक से बंद है, तब जाकर थोड़ी राहत मिली। वैसे भी मैंने पहले से काफी सामान जमा कर रखा था, इसलिए फिलहाल खाने की चिंता नहीं थी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये बारिश एक हफ्ते तक चल सकती है, लेकिन सच में ये लगातार पूरे 7 दिन तक होती रही। हर सुबह उठकर यही देखता कि बारिश अभी भी जारी है और उसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है। रेड अलर्ट का लेवल अभी भी सबसे ऊपर था। मेरे पेरेंट्स मुझे बार बार कॉल कर रहे थे मेरी सलामती पूछने के लिए। मैं हर बार यही कहता कि सब ठीक है, लेकिन सच कहूं तो अंदर से मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं था। 7 दिन हो चुके थे, दिन हो या रात, बारिश एक पल के लिए भी नहीं रुकी थी। हमारा योचिंग शहर तो पहले ही इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा था, लेकिन अब दूसरे शहरों की खबरें भी आने लगी थी। बारिश सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बल्कि कई जगहों पर लगातार हो रही थी। योचेंग तो बस उन बदनसीब शहरों में से एक था जहां ये सबसे पहले शुरू हुई। मैंने क्यूरियोसिटी में इससे जुड़ी जानकारी सर्च की।
पता चला कि यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ अमेरिका में भी यही हाल है। ये बात मुझे अंदर तक हिला गई। पढ़ाई के समय मैंने मास एक्सटिंक्शन के बारे में पढ़ा था और मुझे याद आया कि एक बार धरती पर लाखों साल तक लगातार बारिश हुई थी। मुझे वैसे भी पानी से बहुत डर लगता है और मेरा दिमाग ज्यादा सोचने लगता है। पता नहीं कब मैंने इस सिचुएशन को उस पुरानी घटना से जोड़ना शुरू कर दिया। जब मैंने फिर से ग्रुप चेक किया तो देखा कि लोग एक दूसरे की मदद करने लगे थे। जिसके पास आलू थे वो इंस्टेंट नूडल्स के बदले दे रहा था, जिसके पास मांस था वो सब्जियों के बदले में दे रहा था। मेरे पास अभी भी काफी सामान बचा हुआ था। पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत कम खाया था, इसलिए खाना भी बचा हुआ था। फ्रिज में मांस भरा पड़ा था। मुझे लगा कि मैं एक हफ्ता और आराम से सरवाइव कर सकता हूँ, लेकिन अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो पूरा योचेंग शहर ठप हो जाएगा। मैं खिड़की के पास गया बाहर देखने के लिए, लेकिन कुछ साफ दिखाई ही नहीं दे रहा था। हमारी सोसाइटी का आर्टिफिशियल पॉन्ड तक नजर नहीं आ रहा था। तभी ग्रुप में मैनेजमेंट का एक और इमरजेंसी नोटिस आया। सभी ग्राउंड फ्लोर रेसिडेंट्स कृपया अपना सामान तुरंत ऊपर शिफ्ट कर लें। सोसाइटी का बड़ा हिस्सा डूब चुका है और पानी जल्द ही ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच सकता है। ये पढ़ते ही सब लोग शॉक में आ गए। क्या ग्राउंड फ्लोर भी डूबने वाला है? तो फिर हमारी बेसमेंट की गाड़ियां, ये कैसे पॉसिबल है? लोग पैनिक करने लगे। किसी ने कहा कि फायर डिपार्टमेंट का फोन नहीं लग रहा। किसी ने सुना कि शहर का बाहरी इलाका पूरा पानी में डूब चुका है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि शायद नदी का बांध टूटने वाला है। हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। मेरे अंदर भी डर धीरे धीरे बढ़ने लगा। पानी को लेकर मेरा डर कुछ अलग ही था, जैसे कोई और समझ ही नहीं सकता। मुझे लगने लगा कि कहीं पानी तीसरी मंजिल तक न पहुंच जाए और मैं एक पिंजरे में फंसे चूहे की तरह न रह जाऊं। मैं उस खौफनाक एहसास को दोबारा नहीं झेलना चाहता था। मैनेजमेंट का नोटिस देखने के बाद मैं बिल्कुल शांत नहीं बैठ पाया। खाना भले ही कुछ दिनों तक चल सकता था, लेकिन डर मेरे दिमाग पर हावी हो चुका था। शायद इसी डर ने मुझे मजबूर किया और मैं सीधे छत की तरफ भाग गया। हमारी बिल्डिंग में कुल 31 फ्लोर थे। मैं लिफ्ट लेकर सबसे ऊपर पहुंचा। वहां 6 फ्लैट्स थे। उनमें से 5 बिक चुके थे। बस एक आखिरी फ्लैट खाली था। उस पर लोहे का दरवाजा लगा हुआ था, लेकिन अभी तक रेनोवेशन का कोई परमिट नहीं लगा था। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। काफी देर तक कोशिश करता रहा, लेकिन वो नहीं खुला। आखिरकार हार माननी पड़ी। उस रात मैं ठीक से सो भी नहीं पाया। आधी नींद और आधी जाग में पड़ा रहा। बार बार दिमाग में वही ख्याल आ रहा था, पानी, डूबना, सांस रुकना। और धीरे धीरे वो ख्याल एक भयानक सपने में बदल गया, जिसमें मैं एक भयंकर बाढ़ में बहता जा रहा था। सुबह करीब 7 बजे डरावने सपने से मैं अचानक चौंक कर उठा। कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं आया क्या सच है और क्या सपना। फिर ध्यान गया, खिड़की के बाहर अजीब सी शांति थी। बारिश की आवाज गायब। दिल में हल्की सी खुशी आई। मैं तुरंत उठकर खिड़की तक भागा और उसे खोल दिया। बाहर का नजारा अभी भी ग्रे और उदास था, लेकिन बारिश सच में रुक चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी नीचे देखा, पूरी सोसाइटी पानी में डूबी हुई थी। आर्टिफिशियल पॉन्ड कब का भर चुका था। ग्राउंड फ्लोर के लोग अपने घरों से पानी निकालने में लगे थे। हर तरफ बस शिकायतें, शोर और अफरा तफरी। लेकिन फिर भी लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी राहत थी, जैसे कोई बड़ी मुसीबत अभी के लिए टल गई हो। मैं नीचे नहीं गया, बस फोन पर लोकल वेदर डिपार्टमेंट की अनाउंसमेंट सुनता रहा। भारी बारिश फिलहाल रुक चुकी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, सभी लोग सावधान रहें, बिजली के खंभों से दूर रहें। मैंने एक लंबी सांस ली, लगा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिकने वाला था। कुछ ही देर में खबरें आने लगी। देश के कई हिस्सों में अभी भी बारिश जारी थी और ऐसी जगहों पर भी जहां आमतौर पर बारिश होती ही नहीं। फिर मैंने इंटरनेशनल न्यूज देखी और सच कहूं तो दिल तेज धड़कने लगा। राजधानी में पिछले 100 सालों की सबसे भयानक बारिश। बड़ी बड़ी स्लम्स पानी में डूबी हुई। न्यूयॉर्क की सबवे में पानी भर गया था और 30 सालों का सबसे बड़ा हादसा, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। अंटार्कटिका की रिसर्च स्टेशन ने रिपोर्ट किया, वहां भी ओले गिर रहे थे। ये सब सुनकर एक ही फीलिंग आ रही थी, जैसे दुनिया धीरे धीरे किसी एपोकलिप्स की तरफ बढ़ रही हो। मैंने आसमान की तरफ देखा। सफेद धुंध के अलावा कुछ नहीं था। मन में बस एक सवाल घूम रहा था, क्या बारिश सच में रुक गई है या ये बस एक छोटा सा ब्रेक है। शाम तक सोसाइटी में हालत थोड़ी नॉर्मल होने लगी। अंदर का सुपरमार्केट भी खुल गया। बारिश वापस नहीं आई, लेकिन आसमान अब भी डरावना लग रहा था। और सच बताऊं, मेरा डर गया नहीं था। बार बार मेरे दिमाग में वही ख्याल आ रहा था, अगर ये बारिश महीनों या सालों तक चली तो। बस फिर क्या था। मैंने ज्यादा सोचना बंद किया, अपने रेन बूट्स पहने और सीधे सुपरमार्केट की तरफ भागा। वहां भीड़ थी, लेकिन ज्यादातर बच्चे। इसका मतलब साफ था, लोग अभी भी इसे नॉर्मल समझ रहे थे। कोई भी सीरियसली स्टॉक नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया। मैंने सीधा होर्डिंग शुरू कर दिया। सैकड़ों पैकेट चिकन विंग्स और लेग्स, 50 पैकेट सॉसेज, 30 डिब्बे बिस्किट, 20 पैकेट ब्रेड और 2 पेटी मिनरल वाटर। इसके अलावा टॉर्च, बैटरी, पावर बैंक, जो भी पावर कट में काम आए। सुपरमार्केट वाला मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन ऑनेस्टली उस वक्त मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं बार बार चक्कर लगाकर सारा सामान अपने फ्लैट में ले आया। अब अगर मैं थोड़ा संभल कर खाऊं तो 2 से 3 महीने आराम से निकल सकते थे। ऊपर से घर में चावल की बोरी पहले से थी। अगर बिजली रही तो मैं काफी समय तक सरवाइव कर सकता था। लेकिन मेरा सबसे बड़ा डर अभी भी वही था, पानी तीसरी मंजिल तक ना आ जाए।
और तभी मुझे अपना पुराना प्लान याद आया। मैंने तुरंत रेजिडेंस ग्रुप में से एक महिला को प्राइवेट मैसेज किया। उसका फ्लैट 31वें फ्लोर पर था, रूम 3102। वो शहर में रहती नहीं थी और फ्लैट काफी समय से खाली था। मैंने सीधा बोला, मुझे किराएदार मिल गया है। वो तुरंत मान गई। 3500 हर महीने, कम से कम 3 महीने। मैनेजमेंट के जरिए चाबी भी मिल गई और बस मैंने अपना बेस शिफ्ट करना शुरू कर दिया। सीढ़ियों से ऊपर नीचे भागते हुए मैं धीरे धीरे सारा सामान 3102 में ले गया। रास्ते में कुछ लोगों ने पूछा भी, क्या कर रहे हो? मैंने हंसकर बोल दिया, ऊपर वाले को सामान बेच रहा हूं। उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए, लेकिन अंदर से मैं जानता था मैं बेच नहीं रहा था, मैं खुद को बचा रहा था। आखिरकार रात के 9 बजे तक मैंने सारा सामान शिफ्ट कर लिया। हालत ऐसी थी कि थकान से बस गिर ही पड़ता, लेकिन फिर भी खुद को संभालकर मैंने एक बार सारे दरवाजे और खिड़कियां चेक की, पक्का करने के लिए कि सब ठीक से बंद है। 31वें फ्लोर पर एक कमरे भर सप्लाई के साथ मुझे थोड़ी सी सेफ्टी का एहसास हुआ और तब जाकर मैंने चैन की सांस ली। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिक पाया। खड़खड़ाहट की आवाज फिर से शुरू हो गई। बारिश की बूंदें कांच पर ऐसे टकरा रही थीं जैसे कोई गोलियां चला रहा हो। दिल जोर से धड़कने लगा। मैं धीरे से खिड़की के पास गया और बाहर झांका। पूरा आसमान सिर्फ बारिश से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य दानव अपने पंजे धरती की तरफ बढ़ा रहा हो। तूफान वापस आ चुका था और इस बार पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक। मैंने तैयारी तो पूरी कर ली थी, लेकिन फिर भी अंदर एक अजीब सा डर फैल गया। नीचे सोसाइटी में अफरा तफरी मच चुकी थी। जो लोग कुछ देर पहले आराम से टहल रहे थे, वो अब जान बचाकर अपने घरों की तरफ भाग रहे थे। भारी बारिश में वो छोटे छोटे कीड़ों जैसे लग रहे थे जो बस किसी तरह बचने की कोशिश कर रहे हो। तभी मैनेजमेंट की तरफ से तुरंत नोटिस आया, कोई भी बाहर ना निकले, सभी अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें। मैंने याद किया कि बड़ी मुश्किल से एक मास्क खरीदा था, लेकिन शायद भागते वक्त कहीं गिर गया। बेसमेंट का पानी अभी तक पूरी तरह निकला भी नहीं था और फिर से बारिश शुरू हो गई थी। इस बार हालात और भी खराब थे। बेसमेंट पूरी तरह डूब चुका था। कई गाड़ियां पानी में तैर रही थीं। मैनेजमेंट लगातार ओवरटाइम करके पानी निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार नई बारिश सारी मेहनत पर पानी फेर देती। मुझे डर लगने लगा, अगर ये बारिश सिर्फ एक दिन और चल गई तो ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह पानी में डूब जाएगा। और वही हुआ। रात के करीब 2 बजे तक बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तेज बारिश की आवाज के बीच लोगों की चीखें और गालियां भी सुनाई देने लगी। आवाजें हल्की थीं, लेकिन इतनी भी नहीं कि बारिश उन्हें पूरी तरह दबा सके। और सबसे डरावनी बात, वो आवाजें ग्राउंड फ्लोर से आ रही थीं और मैं उन्हें 31वें फ्लोर पर भी साफ सुन पा रहा था। इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि नीचे क्या हाल होगा। सीढ़ियों में शोर बढ़ता जा रहा था। साफ था ग्राउंड फ्लोर के लोग ऊपर की तरफ भाग रहे थे। हर फ्लोर से आवाजें आने लगी, यहाँ तक कि 31वें फ्लोर पर भी लोग कॉरिडोर में निकल आए थे। मैंने अपने पड़ोसियों की घबराई हुई आवाजें सुनी, चलो जल्दी नीचे चलकर मदद करते हैं, कहीं कोई डूब ना जाए। वो लोग सच में अच्छे थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मुझे पानी से डर लगता है और मैं खुद को उस पानी के करीब ले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। नीचे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका था। ऊपर के लोग मदद के लिए आगे आ रहे थे। कोई फर्नीचर बचा रहा था तो कोई लोगों को अपने घरों में जगह दे रहा था। हर तरफ अफरा तफरी थी, लेकिन साथ ही मदद करने का जज्बा भी। मैंने फोन उठाया और देश भर की खबरें देखने लगा, और जो देखा उसने अंदर तक हिला दिया। पूरे देश में बारिश कहर बरपा रही थी। कई शहरों में लगातार तूफान चल रहा था। ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर एक्सपर्ट्स की चेतावनी थी। इतनी भारी बारिश से यांगचे नदी के निचले हिस्सों में 100 साल की सबसे भयानक बाढ़ आ सकती है। बीजिंग, शांघाई, ग्वांगझो, सबकी हालत खराब थी। शांघाई का पुडोंग एयरपोर्ट पूरी तरह पानी में डूब चुका था। यांगचे नदी के किनारे वाले इलाके ठप पड़ चुके थे। राजधानी का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो चुका था। आधा शहर पानी में डूब गया था। ये खबरें देखकर मेरा डर कई गुना बढ़ गया। शुरुआत में हमारा शहर ट्रेंडिंग में था, लेकिन अब किसी को उसकी परवाह भी नहीं थी। इसका मतलब साफ था, हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि बड़े बड़े शहर भी संभाले नहीं जा रहे, और सरकार के पास अब इतना संसाधन नहीं बचा कि वो हमारी मदद कर सके। मेरे अंदर खतरे का एहसास तेजी से बढ़ने लगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे पानी से डर लगता है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मुझे वो पुरानी याद आने लगी। वो बारिश जो 20 लाख साल तक चली थी। जो अभी हो रहा था वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। इसे किसी आम लॉजिक से समझाना मुश्किल था। क्या यह सच में किसी बड़े अंत की शुरुआत है? मैंने तुरंत इंटरनेट पर और जानकारी शुरू की। मेरे दिमाग में सिर्फ 2 सवाल घूम रहे थे। अगर ये बारिश ऐसे ही चलती रही तो क्या होगा, और मैं खुद को कैसे बचाऊंगा? मैंने सोचा अगर ये बारिश 1 महीने, 3 महीने या पूरे 1 साल तक चलती रही तो। काफी देर तक सर्च करता रहा, लेकिन कोई साफ तरीका नहीं मिला। हर जगह बस एक ही बात थी, ऊंची जगह पे जाओ। बस वही एक ऑप्शन बचता है। अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो लगभग आधे महीने में पावर सप्लाई खत्म, बिजली गई, इंटरनेट गया, लोग नमी से बीमार पड़ने लगेंगे। 1 महीने में निचले इलाके पूरी तरह डूब जाएंगे। हर तरफ बाढ़, लैंडस्लाइड, तबाही। 2 महीने बाद भूख से मरने की नौबत, हर तरफ लाशें। 4 महीने बाद इन्फेक्शन, बीमारियां। 6 महीने तक पेड़ पौधे, जानवर सब खत्म होने लगेंगे। और 1 साल
शायद पहाड़ों को छोड़कर पूरी दुनिया पानी में। ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अपने ही ख्यालों से डरने लगा था। फिर दिमाग सीधे पेरेंट्स पर गया। उनका क्या होगा? मैंने तुरंत कॉल लगाया। शुक्र था नेटवर्क अभी भी काम कर रहा था। पापा की आवाज सुनते ही समझ आ गया वो भी परेशान है। उन्होंने कहा, मौसम ठीक नहीं लग रहा, मुझे लगता है हमें पहाड़ पर जाना चाहिए। उन्होंने वुनियांग माउंटेन का नाम लिया, 2000 मीटर से भी ऊंचा, और वहां गुफाएं भी हैं छुपने के लिए। मेरे पापा आमतौर पर बहुत बेफिक्र रहते हैं, लेकिन इस बार वो खुद डर गए थे। मैंने उन्हें रोका, आप बस गांव वालों को इकट्ठा करो, खाना पानी लो और तुरंत वुनियांग माउंटेन पर निकल जाओ। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन तुम भी मौका मिले तो यहीं आ जाना। ये हमारे यूचन की सबसे ऊंची जगह है, ये कभी नहीं डूबेगी। उनकी ये बात सुनकर अचानक मेरे दिमाग में जैसे लाइट जल गई। सही तो कह रहे थे। मैं इतना देर से ये सोच क्यों नहीं पाया? अगर मैं भी वहां पहुंच गया, किसी गुफा में छुप गया, तो 2000 मीटर की ऊंचाई पर कोई बाढ़ मुझे छू भी नहीं सकती। और वैसे भी वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, सीढ़ियां हैं, बीच बीच में बिल्डिंग्स हैं, छुपने के लिए परफेक्ट जगह। लेकिन फिलहाल जाना नामुमकिन था। चारों तरफ पानी, बिना नाव के निकलना इम्पॉसिबल। और मेरी बिल्डिंग का 31वां फ्लोर भी 100 मीटर से ज्यादा ऊंचा है। यहां तक पानी पहुंचना आसान नहीं। जब तक ये बारिश कई महीनों तक न चले, मैं अभी सेफ हूं। मैंने खुद से कहा, अगर मौका मिला तो मैं भी भाग जाऊंगा। कॉल कट हुआ और मेरा दिमाग पूरी तरह थक चुका था। डर और चिंता ने मुझे अंदर से खाली कर दिया था। आज नींद नहीं आने वाली। कॉरिडोर में शोर था, लोग भाग दौड़ कर रहे थे और मेरा दिमाग भी शांत नहीं हो रहा था। लेकिन उसी शोर में कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अगले दिन मैं एक डरावने सपने से झटके से उठा। जैसे ही ध्यान लगाया, बाहर तूफान पहले से भी खतरनाक था। बिजली कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान गुस्से में गरज रहा हो। तेज हवाएं खिड़कियों से टकरा रही थीं और अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थीं। आज कॉरिडोर में शोर कम था, शायद सब लोग थक कर सो गए थे। मैं हॉल में आया और जो देखा वो देखकर मैं जम गया। हॉल में पानी भर चुका था। छत के कोने से पानी टपक रहा था और खिड़कियों की दरारों से भी पानी अंदर आ रहा था। ऊपर वाले फ्लोर्स की यही दिक्कत होती है, ऐसे तूफान में पानी घुस ही जाता है। शुक्र था कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, नहीं तो हाल और खराब होता। लेकिन फिर भी दिमाग खराब हो रहा था। मैंने तुरंत खाने का सारा सामान उठाया और बेडरूम में शिफ्ट कर दिया, ताकि सब खराब ना हो जाए। हॉल का कुछ नहीं कर सकता था, वो बस पानी सहने के लिए छोड़ दिया। फिर मैंने ग्रुप चेक किया और वहां पहले से ही हड़कंप मचा हुआ था। मैं भूख से मर रहा हूं, किसी के पास खाने को कुछ है? मैं उच्च दाम पर खरीद लूंगा। मेरे ऊपर वाले पड़ोसी का बहुत शुक्रिया, जिसने मेरी फैमिली को अपने घर में जगह दे दी। पूरे ग्रुप में घबराहट और दुख फैला हुआ था, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। मैं ये सब देख रहा था, अच्छा भी लग रहा था, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी चिंता भी पैदा हो रही थी। अगर ये बारिश 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने तक चलती रही तो क्या ये लोग तब भी ऐसे ही एक दूसरे का साथ देंगे? जब खाना कम पड़ जाएगा, हर जगह नमी होगी, लोग बीमार पड़ेंगे, तब? मैं जानता हूं ये सोचना गलत है, थोड़ा सेल्फिश भी, लेकिन डर तो लग रहा था। फिर मैंने शू रैक और स्क्रीन खींचकर दरवाजे के सामने लगा दी, पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। मुझे 100% सेफ्टी चाहिए थी। वो भारी लोहे का दरवाजा, ऐसा लग रहा था जैसे अब कुछ भी हो जाए मैं अंदर से सुरक्षित हूं। यहां तक कि अगर बाहर ज़ॉम्बीज भी आ जाएं, तो भी शायद मुझे डर ना लगे। और अगर कोई दरवाजा खटखटाने आया तो मैं मरने की एक्टिंग कर लूंगा। वैसे भी ये फ्लैट हमेशा खाली ही रहता है। लगातार 3 दिन बीत गए। जब तक बिजली थी, किसी ने मेरा दरवाजा नहीं खटखटाया। हालांकि 31वें फ्लोर पर काफी लोग आ चुके थे, लेकिन सबको कहीं ना कहीं जगह मिल गई थी। मैंने जैसे ही लंच खत्म किया, तभी दरवाजे के बाहर से रोने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। 2nd फ्लोर डूब गया है, 3rd फ्लोर भी खत्म, कोई हमें बचाओ, 4th फ्लोर भी डूबने वाला है। उनकी आवाजों में जो डर था, वो सीधा दिल में उतर रहा था। पानी का बहाव इतना तेज था कि लग रहा था शहर के गवर्नमेंट ऑफिसेज भी अब तक डूब चुके होंगे। लोग मर रहे होंगे और शायद कोई अलर्ट भी नहीं आएगा। निराशा हर तरफ फैल रही थी और वो बारिश से भी तेज फैल रही थी। 3 दिन और बीत गए और अब इस बारिश को शुरू हुए आधा महीना हो चुका था। जिस दिन मैं सामान लेने गया था, बस वही दिन था जब बारिश रुकी थी। बाकी हर दिन, हर पल बस बारिश। मेरा पूरा हॉल पानी से भर चुका था। ड्रेनेज सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था। अब बस वक्त की बात थी, पानी मेरे बेडरूम तक भी पहुंचने वाला था। मैं पावर बैंक से फोन चार्ज कर रहा था और मोबाइल डेटा से इंटरनेट चला रहा था। जो खबरें आ रही थीं, वो और भी डराने वाली थी। पूरे देश में सिस्टम फेल हो चुके थे। जो भी जानकारी मिल रही थी, वो आम लोग ही शेयर कर रहे थे। चेंगड़ू से मदद चाहिए, पूरा इलाका डूब रहा है।
यांगचेंग में रेस्क्यू भेजो। कोई सुन रहा है? मैं अमेरिका में हूं। सुनामी ने पूरा शहर खत्म कर दिया। कोई है? ये पढ़ते पढ़ते मैंने मुश्किल से थूक निकला। अब सिचुएशन पूरी तरह साफ थी। आधे महीने की इस बारिश ने पूरी दुनिया को तबाही के किनारे ला खड़ा किया था। और ये तो बस शुरुआत थी। अगर अभी बारिश रुक भी जाए तो भी लाखों लोग मरेंगे, और अगर नहीं रुकी तो ये संख्या बढ़ती ही जाएगी। भुखमरी आएगी, लाशें सड़ेंगी, बीमारियां फैलेंगी। मैं ये सब सोचते हुए लगातार न्यूज देख रहा था। तभी अचानक पेज रिफ्रेश हुआ और सब कुछ रुक गया। मेरा दिल जैसे थम गया। इंटरनेट चला गया था। अब बिजली भी नहीं, इंटरनेट भी नहीं। हर इंसान अब एक अकेले सुनसान टापू पर फंसे हुए कीड़े जैसा था, बस संघर्ष करता हुआ। तभी अचानक दरवाजे के बाहर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। सुनामी! बाढ़ आ गई! कॉरिडोर में लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उनकी आवाजों से लग रहा था वो नॉर्थ की तरफ खिड़की से देख रहे हैं। नॉर्थ, जहां ऊंचे पहाड़ और बड़ी नदियां हैं। और तभी मुझे समझ आया, नॉर्थ में आई बाढ़ अब सुनामी बनकर हमारी तरफ आ रही थी। वो भयानक पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता हुआ सीधे हमारे शहर की तरफ बढ़ रहा था। और अब हमारी ये ऊंची बिल्डिंग्स उस तबाही की सीधी टक्कर झेलने वाली थी। बाढ़ आ चुकी थी और वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ते हुए पूरे शहर को निगलने आ रही थी। मैं बिना कुछ सोचे भाग के अपने बेडरूम में गया, दरवाजा बंद किया और सीधे बेड के नीचे घुस गया। सच कहूं तो मुझे सिर्फ भूकंप से बचने का तरीका पता था। बाढ़ से कैसे बचते हैं इसका कोई आइडिया नहीं था। इसलिए जो इंस्टिंक्ट ने कहा वही किया, बेड के नीचे छुप जाओ। शायद, बस शायद काम कर जाए। बाहर से आवाजें और भी तेज होती जा रही थीं। हवाओं की चीख, लहरों की टक्कर और लोगों की घबराई हुई चीखें। नीचे मत रुको, जल्दी ऊपर भागो। 20वां फ्लोर से ऊपर ही सेफ है। कमरों में छुपने का कोई फायदा नहीं, भागो। अब मुझे साफ समझ आ गया था, पानी का लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ये कोई आम बाढ़ नहीं थी, ये किसी सुनामी से कम नहीं थी, पूरी सिटी को निगल जाने वाली। मैं कांप रहा था, होठ सूख गए थे, हाथ पसीने से भीग चुके थे। 3 साल पुरानी वो दर्दनाक यादें फिर से सामने आने लगी। वो तूफानी रात, बर्फ जैसा ठंडा पानी, टूटते कांच, सब कुछ। मुझे लगने लगा जैसे मैं हेलुसिनेट कर रहा हूं। तभी धड़ाम, एक जोरदार झटका लगा, जैसे किसी ने पीछे से हथौड़ा मार दिया हो। मेरा शरीर फिसलकर आगे गया और सिर दीवार से टकरा गया। पूरी बिल्डिंग ऐसे हिल रही थी जैसे समुद्र किनारे की कोई चट्टान हो जिस पे लगातार लहरें टकरा रही हों। पानी अब साफ दिख रहा था, पीला, गंदा, कीचड़ से भरा। उसके साथ बहकर आ रही थी टूटी इमारतें और लाशें। कॉरिडोर में मौजूद लोग उस पानी में बह गए थे। कुछ शायद सीढ़ियों तक पहुंच ही नहीं पाए। चारों तरफ दरारें पड़ने लगी थी। छत ऐसे लग रही थी जैसे किसी भी पल गिर जाएगी। मैं कमरे के कोने को कसकर पकड़कर बैठा था और तभी उस सड़े हुए कीचड़ की बदबू ने पूरी सांस रोक दी। पानी 31वें फ्लोर तक पहुंच चुका था। मेरे पूरे फ्लैट में वो गंदा पानी भर गया था। उस पल मुझे लगा बस अब खत्म, इस बार मैं नहीं बचूंगा। लेकिन शायद किस्मत अभी पूरी तरह से खराब नहीं थी। लहरें अंदर तो आ रही थी, लेकिन कोई मैसिव वेव सीधे अंदर नहीं घुसी। इसका मतलब था पानी इतना ऊपर तक पूरी ताकत से नहीं आ पा रहा। शायद 20 फ्लोर्स तक सब खत्म हो चुका था और यहां तक बस उसका असर पहुंच रहा था। मैंने धीरे से राहत की सांस ली ही थी कि धड़ाम, एक और भयानक धमाका। इस बार मुझे साफ महसूस हुआ, बिल्डिंग झुक रही थी। अब कोई शक नहीं था, बाढ़ के साथ आई इमारतों या मलबे ने हमारे बिल्डिंग के पिलर्स को डैमेज कर दिया था। जो भी हुआ हो, यह साफ था कि अब यह बिल्डिंग सेफ नहीं रही। 31वें फ्लोर पर रहना अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि देर सवेर यह पूरी बिल्डिंग गिरने वाली थी। चीखें अभी भी गूंज रही थी। मुझे पड़ोस से एक पिता और उसकी बेटी की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं पहले ही पानी से डरता था और अब यह सब देखकर मेरी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं बस बेड के नीचे सिकुड़कर बैठा था जैसे कोई कायर। तभी मेरे बेडरूम की छत से अजीब सी आवाज आई, जैसे स्टील और कंक्रीट दबाव में टूट रहे हों। मेरा दिल बैठ गया। छत मेरे सिर के ऊपर फटने वाली थी। अगले ही पल क्रैक, कुछ पत्थर के टुकड़े नीचे गिरे। आवाजें और तेज हो गईं। हर सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे अब सब खत्म होने वाला है। उस एक पल में मैं बस इंतजार कर रहा था। अंदर आखिरकार थोड़ी सी हिम्मत आई। मुझे यहां से निकलना ही होगा। मैं अब और छुपकर नहीं रह सकता। अगर पूरी छत नीचे गिर गई तो मैं यहीं फंस जाऊंगा और शायद तुरंत मर भी जाऊं। मैंने अपनी कांपती हुई कलाई को कसकर पकड़ा, खुद को संभाला और जैसे तैसे बेड के नीचे से बाहर निकला। मेरा सारा सामान बेडरूम में था, लेकिन उस हालत में मैं सिर्फ 2 सूटकेस पकड़ पाया और रेंगते हुए बाहर आने लगा। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, धड़ाम, पूरे बेडरूम की छत गिर गई। एक बड़ा सा छेद बन गया और उसमें से बारिश का पानी तेजी से अंदर घुसने लगा। मेरा बेड भी पूरी तरह दब चुका था। मेरी धड़कनें बेकाबू हो चुकी थी। मैं जमीन पर रेंगते हुए हॉल की तरफ बढ़ा और देखा कि वहां भी एक कोने की छत टूट चुकी थी। हर तरफ पानी ही पानी था, तेज बारिश और वो गंदा पीला बाढ़ का पानी। बस एक ही अच्छी बात थी, वो बड़ा लोहे का दरवाजा अभी तक टूटा नहीं था। पानी सिर्फ दरारों से अंदर आ रहा था। मतलब बाढ़ पूरी ताकत से 31वें फ्लोर तक नहीं पहुंच पाई थी। मैं नीचे वालों से थोड़ा ज्यादा सेफ था, शायद। मैंने पूरी ताकत लगाई और किचन के दरवाजे तक रेंग कर पहुंचा, फिर दीवार के सहारे बैठ गया। मैं सिर से पांव तक भीग चुका था। आंखों के सामने धुंध छाई हुई थी
और नाक में सड़ी हुई बदबू भरी थी। मैंने उन 2 सूटकेस को कसकर पकड़ा हुआ था। यही सब बचा था मेरे पास। एक में थोड़ा बहुत खाना और दूसरे में जरूरी दवाइयां। तभी क्रैक, कहीं से जोरदार टूटने की आवाज आई जिसने बाढ़ की गरज को भी चीर दिया। बिल्डिंग फिर से थोड़ा झुक गई। छत लगातार टूट रही थी और मैं एक मरते हुए इंसान की तरह अपने सूटकेस घसीटते हुए जगह बदल रहा था। हर बार जब ऊपर से पत्थर गिरते, मैं घबराकर दूसरी तरफ रेंग जाता। 3 बार जगह बदलने के बाद हॉल की आधे से ज्यादा छत पूरी तरह टूट चुकी थी। ऊपर सिर्फ सफेद धुंधला आसमान दिख रहा था जहां से मूसलाधार बारिश हो रही थी, जैसे किसी शैतान का खुला हुआ मुंह। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सीधे ऊपर देखूं। बस एक नजर पड़ते ही दम घुटने लगता था। इसलिए मैं दूसरी तरफ देखने लगा और जैसे ही मैंने सिर घुमाया, मैंने बालकनी के बाहर की दुनिया देखी। वो नजारा खौफनाक था। पीले और लाल रंग की बाढ़ किसी राक्षस की तरह सब कुछ बहाए जा रही थी। पेड़, इमारतें और लाशें, सब कुछ साउथ की तरफ बह रहा था। रास्ते में कुछ भी नहीं बचा था। सामने वाली बिल्डिंग पूरी गिर चुकी थी। वो इस सोसाइटी की सबसे पुरानी बिल्डिंग थी और ये बाढ़ वो सह नहीं पाई। बस एक ही उम्मीद थी, मेरे पेरेंट्स बच जाए। वो लोग वुनियांग माउंटेन पर गए थे, वहां तक पानी नहीं पहुंच पाएगा। यही सोचकर मेरे दिल को थोड़ी शांति मिली। मैंने एक गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर छत के टूटे हिस्से से आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, क्या तू सच में मुझे मारना चाहता है? तभी अचानक मुझे कुछ अजीब लगा। आसमान में कुछ मिसिंग था। बारिश बारिश रुक चुकी थी। सब कुछ शांत हो गया था। कुछ देर पहले तक जो मूसलाधार बारिश हो रही थी, वो अचानक गायब थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने आंखें मलकर फिर देखा। सच में बारिश रुक गई थी। पड़ोस से खुशी की चीखें आने लगी और धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग में फैल गईं। हर फ्लोर से जिंदा बचे लोगों की आवाजें गूंजने लगीं। बारिश सच में रुक गई थी। भले ही बाढ़ अभी भी खतरनाक थी, लेकिन बारिश रुकना उम्मीद की पहली किरण था। मुझे लगा था मेरा मरना तय है, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे एक और मौका दे दिया। मैं दीवार का सहारा लेकर बालकनी तक पहुंचा और एक बार फिर आसमान की तरफ देखा। सच में अब बारिश नहीं हो रही थी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन माहौल अभी भी भारी था। फिर भी अब सब थोड़ा शांत लगने लगा था। बालकनियों से लोग एक दूसरे को चिल्लाकर दिलासा दे रहे थे। सब ठीक हो जाएगा, हम जिंदा हैं। 31वां फ्लोर सबसे ऊंचा था, इसलिए नीचे के कई फ्लोर के लोग भी यहीं आकर भर गए थे। हर फ्लैट में भीड़, हलचल, लेकिन उसी में एक अजीब सा सुकून भी था। मैंने सोचा, इंसान सच में सोशल एनिमल है। मौत के इतने करीब से लौटकर पड़ोसियों की आवाजें सुनकर दिल में एक अजीब सी खुशी उठी। जीने की इच्छा और मजबूत हो गई। लेकिन दिमाग कह रहा था, यहां रुकना सेफ नहीं है। बारिश पहले भी रुकी थी, फिर और खतरनाक बनकर लौटी थी। अगर कोई नाव मिल जाए और मैं पानी के बहाव के साथ साउथ ईस्ट में वुनियांग माउंटेन तक पहुंच जाऊं, तो शायद बच जाऊं। मैंने फैसला कर लिया, अब छुपकर बैठना मतलब मौत का इंतजार है। तभी बाहर से एक औरत की रोती हुई आवाज आई। क्या किसी के पास बुखार की दवा है? मेरे बच्चे को तेज बुखार है। फ्लोर पर फिर हलचल मच गई। लोग दरवाजे खोलकर बाहर झांकने लगे। कोई चिल्ला रहा था, मैंने बाढ़ का पानी पी लिया, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कोई बोला, मेरे पास थोड़ा चावल है, पहले कुछ खा लो। सब एक दूसरे की मदद करना चाहते थे, लेकिन सबकी लिमिट थी। नीचे के फ्लोर से और लोग ऊपर आ गए थे। हर किसी को खाना, दवाई चाहिए थी। इमारत में सड़न की बदबू फैल रही थी। साफ था, बीमारियां फैलने वाली है। बाढ़ का पानी अपने साथ खतरनाक बैक्टीरिया लाया था। 20वें फ्लोर के नीचे क्या हाल होगा, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं दरवाजे के पास खड़ा सब सुन रहा था। दिल भारी हो गया। इतनी बड़ी आपदा के सामने इंसान कितना छोटा है। फिर मैंने दरवाजा खोल दिया। मेरे पास दवाइयां हैं। सब एकदम चुप, हैरानी से मुझे देखने लगे। मैंने सूटकेस खोला, अंदर सारी दवाइयां सुरक्षित थीं। थैंक यू। बच्चे को गोद में लिए वो औरत रो पड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी पास खड़ा एक आदमी बोला, मैं बच्चे को आइबुप्रोफेन दे देता हूं। मैंने उसकी तरफ देखा। भीगा हुआ, थका हुआ, लेकिन समझदार लग रहा था। मेरा नाम लियांग है, मैं पीपल्स हॉस्पिटल में डॉक्टर हूं। मैं शाओलिन, मैंने कहा। पास खड़े एक बूढ़े आदमी ने मुझे एक गंदा सा ब्रेड का पैकेट दिया। बेटा, इसे खा लो। उस पल दिल सच में छू गया। आखिर में हर कोई बस जिंदा रहना चाहता है। मैंने तुरंत कहा, हमें यहां से निकलना होगा। बारिश फिर शुरू होगी, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। सबके चेहरे उतर गए। कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन सब समझ रहे थे। लियांग ने धीरे से कहा, ये सही कह रहा है, हम यहां छुपकर नहीं रह सकते। फिर उसने पूछा, शाओलिन, प्लान क्या है? मैंने गहरी सांस ली। हमें नाव ढूंढनी होगी और साउथ ईस्ट में वुनियांग माउंटेन जाना होगा। अभी पानी शांत है, यही हमारा मौका है। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ने हामी भरी, कुछ अब भी डर रहे थे। इतनी सारी रुकावटें होंगी, किसी ने धीरे से कहा। मैंने तुरंत जवाब दिया, सही बात है। पानी थोड़ा शांत हुआ है, लेकिन ये बस अभी के लिए है। अगर हम यहीं रुके रहे तो पक्का मर जाएंगे। हमें अभी इसी वक्त निकलना होगा। हमारी बिल्डिंग पहले ही झुक चुकी है। बस एक और भारी बारिश और ये सीधी गिर जाएगी। तभी लियांग आगे आया। शाओलिन सही कह रहा है,
ऊपर से हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है। अगर हम यहीं छुपे रहे तो भूख से तड़प तड़प कर मरेंगे। उससे अच्छा है कि एक रिस्क लिया जाए। अब लोग एक दूसरे को देखने लगे। कोई हाँ में सिर हिला रहा था, कोई अभी भी डरा हुआ था। तभी अचानक दो लड़के आगे आए। जुड़वा भाई, हम वाटर स्पोर्ट्स एथलीट हैं। अगर हमें नाव मिल जाए तो हम उसे संभाल सकते हैं। ये सुनते ही जैसे सबके अंदर जान आ गई। माहौल थोड़ा हल्का हुआ। लेकिन असली दिक्कत अब भी वही थी, नाव। तभी चश्मा पहने एक आदमी बोला, ऊपरी हिस्से में मछुआरों की बहुत नावें होती हैं। बाढ़ वहीं से आई है, तो हो सकता है कुछ नावें इधर फंसी हों। दूसरा आदमी बोला, हाँ, मैं लाओ माओ को जानता हूं। अगर ये कह रहा है तो बात सही होगी। लोग तुरंत खिड़कियों की तरफ भागे, नीचे झांकने लगे। कुछ ही देर में आवाज आई, अरे, वहां एक नाव फंसी हुई है, 21वां फ्लोर पर। मैं भी देखने गया। करीब 10 मीटर लंबी नाव। टूटी फूटी थी लेकिन डूबी नहीं थी। मतलब अब भी उम्मीद थी। मैंने कहा, एक नाव काफी नहीं है, हमें और ढूंढनी होगी। अब लियांग्यू ने कमान संभाली। औरतों, बुजुर्गों, बच्चों को ऊपर रहने को कहा और जवानों को नीचे बुलाया। नाव को बांधना होगा, थोड़ी मरम्मत भी करनी होगी। 10 से ज्यादा लोग उसके साथ नीचे चले गए। मैं कमरे में लौटा। जो भी खाना था सब इकट्ठा किया। पहले कुछ खा लो, मैंने कहा। तभी बूढ़ा आदमी बोला, संभाल कर खाओ, नीचे काम कर रहे लड़कों के लिए बचा कर रखना। सबने सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद नीचे से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। साफ था, काम आसान नहीं था। धीरे धीरे और लोग बाहर आए। कुछ टीम में जुड़ गए, कुछ डरकर वापस छुप गए। हर किसी में वुनियांग माउंटेन जाने की हिम्मत नहीं थी। और सच ये था, कई लोग अब भी सोच रहे थे कि खतरा टल गया है। मैं बार बार आसमान देख रहा था, सफेद, धुंधला, बिल्कुल वैसा ही। मुझे याद था, पिछली बार भी बारिश ऐसे ही रुकी थी। रात होते ही ठंड बढ़ गई। लोग कहीं बैठे, कहीं लेटे, कुछ तो बेहोशी के करीब थे। मैं सूटकेस उठाकर अंधेरे में 21वां फ्लोर पहुंचा। वहां घुप अंधेरा, लेकिन काम जारी था। लियांग्यू और उसकी टीम बालकनी में थे। रस्सियों से नाव को कसकर बांध दिया था। नाव जंग लगी, इंजन खराब, लेकिन अभी भी चलने लायक। मैं खाना लेकर गया। सब मेरे पास टूट पड़े, जैसे कई दिनों से भूखे हों। लियांग्यू ने सूखा मांस खाया और थोड़ी ताकत लौटाई। मैंने तुरंत कहा, सुबह होते ही निकलना होगा, बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। अंधेरे में खड़े लोग घबरा गए। लियांग्यू बोला, सुबह निकलना ठीक है, लेकिन एक दिक्कत है। सब उसकी तरफ देखने लगे। एक नाव में इतने लोग नहीं जा सकते, और हमें दूसरी नाव नहीं मिली। सब चुप। 31वें फ्लोर पर ही 30 से ज्यादा लोग, और बाकी भी जाना चाहते थे। एक टूटी हुई, बिना इंजन की नाव, और सामने बाढ़ का खतरनाक पानी। यह पहले से ही रिस्की था, और इतने लोगों के साथ लगभग नामुमकिन। मैं अपनी भौएं सिकोड़कर सोच ही रहा था कि तभी लियांग्यू ने प्लान सामने रख दिया। कल सुबह सबसे पहले एक ग्रुप निकलेगा। शाओलिन, तुम औरतों, बुजुर्गों और बच्चों को लेकर जाओगे। नाव 15 लोगों को संभाल सकती है। आज हमने 5 नावें बहते देखी, बस दूर थीं, पकड़ नहीं पाए। अब इंतजार करना होगा, कोई और नाव हमारी तरफ आएगी। मतलब दूसरा ग्रुप पूरी तरह किस्मत पर था। मेरे पास कोई बेहतर प्लान नहीं था। मैंने बस कहा, अपना ध्यान रखना। वो हल्का सा हंसा। मैं डॉक्टर हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन उस रात दिल शांत नहीं था। बार बार आसमान देख रहा था, कहीं बारिश फिर शुरू ना हो जाए। शुक्र था सुबह तक बारिश नहीं हुई। और फिर अचानक हल्की धूप निकली, जैसे किसी ने धुंधले आसमान को चीर दिया हो। लोग खुशी से चिल्ला उठे, कुछ तो रो भी पड़े। इतने दिनों बाद धूप देखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लियांग्यू बोला, लगता है अब बारिश नहीं होगी। मैंने सिर हिलाया, पक्का नहीं, ये धूप सही नहीं लग रही। जैसे आसमान पूरी तरह साफ ही नहीं हो पा रहा। मुझे डर है बारिश फिर आएगी। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर तुरंत बोला, पहला ग्रुप अभी निकलेगा, सब लोग 21वां फ्लोर पर आ जाएं। लेकिन सब तैयार नहीं थे। अब तो सूरज निकल आया है, नाव टूटी हुई है, रिस्क क्यों लें? मैं यहीं रहूंगा। धीरे धीरे आधे से ज्यादा लोग पीछे हट गए। कल जो लोग साथ थे वो भी अब कंफ्यूज थे। मैंने साफ कह दिया, मैं जा रहा हूं, जो साथ आना चाहता है आ जाओ। कुछ पल सन्नाटा। फिर लियांग्यू बोला, मैं भी चलूंगा। एक आदमी बोला, मैं अपनी बच्ची के लिए जाऊंगा। दूसरा बोला, मैं ज्योग्राफर हूं और मुझे लगता है बारिश फिर आएगी। और फिर वही बूढ़ा आदमी भी आगे आ गया। धीरे धीरे 13 लोग तैयार हो गए। उनमें जुड़वा एथलीट्स भी थे। नाव के हिसाब से यह ठीक था। मैंने किसी को फोर्स नहीं किया, बस थोड़ा खाना छोड़कर निकल पड़ा। 2105 की बालकनी से हम एक एक करके बाहर आए और नाव पर कूद गए। अंदर खड़े लोग हमें देख रहे थे, कुछ डरे हुए, कुछ उम्मीद से, कुछ अब भी उलझन में। नाव में हम 13 लोग थे। अंदर लकड़ी के फट्टे, रस्सियां और कुछ टूल्स रखे थे। जुड़वा भाई तैयार थे। लियांग्यू ने रस्सियां बांधी और बोला,
सब कसकर पकड़ो, कोई पानी में नहीं गिरेगा। नीचे बाढ़ का पानी लगातार हिल रहा था। कल जितना खतरनाक नहीं, लेकिन फिर भी दिल बैठाने के लिए काफी। और सच कहूं, मुझे पानी से सबसे ज्यादा डर लगता था। इसलिए मैं चुपचाप नाव के सबसे पीछे जाकर बैठ गया। वाले हिस्से में सिकुड़ के बैठ गया। मेरे दोनों हाथों ने रस्सी को कसकर पकड़ रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया हो। सच बताऊं तो जब मैं खिड़की से बाहर निकलकर नाव पे चढ़ा था, तब खुद को बड़ा बहादुर समझ रहा था। अंदर हिम्मत भी थी, लेकिन जैसे ही नीचे बैठा, डर ने मुझे जकड़ लिया। बस एक ही ख्याल, कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं ये पानी मुझे निगल ना जाए। तुम्हें क्या हुआ? लियोंग्यू ने पूछा। मैंने नकली मुस्कान दी। कुछ नहीं, बस थोड़ा चक्कर है। चलो जल्दी निकलते हैं। उसने सिर हिलाया और हम 13 लोग निकल पड़े। जैसे ही नाव बिल्डिंग से आगे बढ़ी, अचानक स्पीड बढ़ी। पकड़ो! सब चिल्ला उठे। नाव झटके से आगे भागी। शुक्र था कि रस्सी पकड़ी हुई थी, वरना कोई ना कोई गिर ही जाता। मुझे उल्टी जैसा लगने लगा। आंखें बंद करके खुद को संभालने लगा। आंखें खोली तो सामने सिर्फ पानी। पूरा शहर डूब चुका था। बस कुछ इमारतें और उन पर खड़े लोग मदद के लिए हाथ हिला रहे थे। दिल भारी हो गया, लेकिन हम खुद ही मुश्किल में थे। जुड़वा भाई किसी तरह नाव संभाल रहे थे। तभी अबू चिल्लाया, साउथ ईस्ट में नदी है, वहां पहुंच गए तो बच जाएंगे। सब में जान आ गई। हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा था। लेकिन तभी धड़ाम, नाव किसी चीज से टकराई और एक तरफ झुक गई। एक बड़ी लहर आई। मैं पूरा भीग गया और तुरंत उल्टी कर दी। लियोंग्यू ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। छोड़ना मत, कसकर बैठो, अबू चिल्लाया। अब हर सेकंड भारी लग रहा था। नाव बार बार हिल रही थी। हर बार लगता अब पलटी, अब खत्म। लेकिन हम बचते रहे। धीरे धीरे 20 किलोमीटर का सफर कट गया। आखिरकार हम नदी में घुस गए। अबू बोला, अब सेफ है, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। बस आधा घंटा और, तभी कड़ा, आसमान फट गया। एक पल में सब काला। दिल जोर से धड़कने लगा, शरीर में ठंडा पसीना। जल्दी करो, बारिश आने वाली है। और फिर बारिश, सीधे, बिना चेतावनी, ऐसी तेज कि कुछ दिखना बंद। स्पीड बढ़ाओ, जुड़वा भाई चिल्लाए। पूरा जोर लगाओ। सब पूरी ताकत से लग गए। लकड़ी के फट्टे, तेज सांसें, दिल की धड़कन, सब एक रफ्तार में। मैं बस सोच रहा था, अगर ये एथलीट्स नहीं होते, हम खत्म थे। तभी पीछे बिजली कड़की और बारिश और तेज हो गई। आंखें खोलना भी मुश्किल, हाथ फिसल रहे थे, ताकत खत्म हो रही थी। डरो मत, हाथ मत रोको। उसकी आवाज में हिम्मत थी, लेकिन अंदर का डर अब साफ सुनाई दे रहा था। मतलब उस पहाड़ से असली खतरा नहीं था। असली खतरा था हमारे पीछे से दौड़ती हुई वो दूसरी और भी बड़ी बाढ़। मैं नाव के पीछे खड़ा पूरी ताकत से पानी धकेल रहा था। हाथ सुन्न हो चुके थे, लेकिन रुकना मतलब मौत था। बार बार नॉर्थ की तरफ देख रहा था। धुंधला आसमान, दीवार जैसी बारिश और वो पीला लाल पानी जो सब कुछ अपनी तरफ खींच रहा था। साफ कुछ नहीं दिख रहा था, बस खतरा महसूस हो रहा था। करीब 3 मिनट बाद एक आवाज आई, ऐसी जो सीधा दिल को जकड़ ले। वो बाढ़ के तूफान की आवाज थी। मैं चिल्लाया, लहर आ रही है, जल्दी करो। सब लोग पागलों की तरह नाव चलाने लगे। आगे से अबू चिल्लाया, वुनियांग माउंटेन पास है, सिर्फ 15 मिनट और। उसकी बात ने सब में जान डाल दी। मेरे अंदर भी अचानक ताकत आ गई। मैंने अपनी जीभ काट ली, मुंह में खून भर गया। हिलना होगा, मैंने खुद से कहा। फिर मैं चिल्लाया, 10 मिनट है, जल्दी करो। मैं झूठ बोल रहा था। असल में 5 मिनट भी नहीं थे, लेकिन सच बोलता तो सब रुक जाते। मुझे अपना पुराना हादसा याद आया, जब लगा था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन बच गया, तो अब भी बच सकता हूं। मैं चिल्लाया, कोई हार नहीं मानेगा। लेकिन पीछे से आती वो आवाज हर सेकंड करीब आ रही थी और हमारी नाव धीमी हो रही थी। सच ये था, 10 मिनट भी होते तो शायद नहीं बचते। जुड़वा भाइयों ने पीछे देखा, उनकी आंखों में साफ था, सब खत्म। तभी लियांग्यू चिल्लाया, नाव, एक बड़ी नाव। मैंने आगे देखा और यकीन नहीं हुआ। एक 30 मीटर लंबी नाव लहरों को चीरती हुई हमारी तरफ आ रही थी। इंजन गरज रहा था, पानी फट रहा था। मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूं या मरने से पहले कुछ दिख रहा है। तभी उस नाव से आवाज आई, शाओलिन, ये शाओलिन है। एक बुजुर्ग आदमी हमें बुला रहा था। मैं कांपते हुए आगे बढ़ा। उधर से लोग चिल्लाए, जाल फेंको, जल्दी। एक बड़ा जाल हमारी तरफ फेंका गया और हम सब उसमें फंस गए। कसकर पकड़ो। हमने पूरी ताकत से पकड़ लिया और अगले ही पल उन्होंने हमें ऊपर खींच लिया। हम बच गए थे, सच में बच गए थे। नाव तुरंत मुड़ी और फुल स्पीड में भागने लगी। हवा, बारिश, सिर्फ आवाजें। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे फट जाएगा। ऐसा लग रहा था मैं मौत के दरवाजे से वापस आया हूं। तभी नाविक चिल्लाया, तैयार हो जाओ, रोपवे आ रहा है, प्लेटफॉर्म पर कूदना, ऊपर वाले खींच लेंगे। मैंने आगे देखा, वुनियांग माउंटेन सामने था, 2000 मीटर ऊंचा। नीचे का हिस्सा पूरी तरह पानी में डूबा हुआ। पानी कई मीटर ऊपर तक चढ़ चुका था और वो रोपवे अब सिर्फ एक आखिरी उम्मीद बन चुका था। पहाड़ के बीच की खाली जगह अब एक अस्थायी बेस बन चुकी थी। लोग ऊपर से चिल्ला रहे थे, हिम्मत दे रहे थे, रास्ता बता रहे थे। हमारी नाव किनारे से टकराकर रुकी और तुरंत ऊपर से जंजीरों से बंधा लिफ्ट प्लेटफॉर्म नीचे आया। जल्दी, एक एक करके। सब बिना सोचे कूदने लगे। मैं भी कूद गया।
धक्का मत दो। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे बाहर आ जाएगा। प्लेटफॉर्म ऊपर रुकने लगा। ऊपर वाले पूरी ताकत से खींच रहे थे। डर और उम्मीद दोनों साफ दिख रहे थे। मैंने पीछे देखा। वो लहर बस कुछ ही दूरी पर थी। सड़ा हुआ पानी, तेज बारिश, हर चीज चुभ रही थी। जल्दी खींचो। हम ऊपर पहुंच गए। प्लेटफॉर्म फिर नीचे गया। अब लहर सेकंड्स दूर थी। सांसों में सच में मौत की गंध महसूस हो रही थी। मैं भी जंजीर खींचने लगा। तभी मैंने देखा लियांग यू एक छोटे बच्चे को कसकर पकड़े खड़ा था। उस पल समझ आया, हम सब बस किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी धड़ाम, पूरा वुनियांग माउंटेन हिल गया। लहर टकराई और टूट गई, लेकिन उसकी ताकत से सैकड़ों मीटर इलाका डूब गया। मैं वहीं हाफता रह गया। लियांग यू ने मेरी तरफ देखा और अचानक हंस पड़ा। मैं भी हंस पड़ा। बच गए, बस यही दिमाग में था। हम सच में मौत के मुंह से लौटे थे। अब हम बुनियांग माउंटेन पर थे। ऊंचाई हमारी ढाल थी। फिलहाल सेफ। लेकिन बारिश अभी भी दुश्मन थी। हर तरफ नमी, ठंड, लोग बीमार। पिता हमें गुफा में ले गए। अंदर आग जल रही थी। थोड़ी राहत मिली। मैंने मां को देखा और खुद को रोक नहीं पाया। उन्होंने गले लगा लिया। अब हम सुरक्षित हैं, पिता बोले। खाना है, लेकिन दवाइयां कम हैं। बीमार मत पड़ना। धीरे धीरे पता चला सैकड़ों लोग यहां हैं, ज्यादातर गांव वाले, और उन्होंने कमाल कर दिया था। इतना राशन लाए थे कि भूख की चिंता ही नहीं थी। हम भी धीरे धीरे सेटल हो गए। लेकिन बाहर हालात बदतर होते जा रहे थे। 1 महीना लगातार बारिश, शहर गायब, बस पानी और पानी। कभी कभी बाहर खड़े होकर देखता तो लगता था जैसे दुनिया खत्म हो चुकी है। फिर 3 दिन बारिश रुकी, लेकिन कोई फायदा नहीं। हम बस जगह साफ कर सकते थे या मरे हुए लोगों को दफना सकते थे। 3 महीने बाद पेड़ मर गए, आधा पहाड़ डूब गया। फिर 1 हफ्ते के लिए बारिश रुकी। मुझे और लियांगयू को लगा शायद सब ठीक हो रहा है। लेकिन 1 हफ्ते बाद बारिश फिर शुरू। 6 महीने बाद बारिश हल्की हुई। आसमान थोड़ा साफ। दिल में पहली बार सच्ची उम्मीद आई। मैं बस यही चाहता था बारिश थोड़ी कम हो जाए। और अब वो हो रहा था। लियांगयू बाहर गया पानी इकट्ठा करने। पूरी तरह भीग गया, लेकिन अब फर्क साफ था। 8 महीने बाद बस हल्की फुहारें। और बहुत समय बाद ऐसा लगा शायद जिंदगी फिर से शुरू हो सकती है। अब बारिश मार्च की हल्की फुहार जैसी हो गई थी। कभी कभी धूप भी दिख जाती। पिता नीचे हालात देखने गए थे। जब लौटे, चेहरे पर मुस्कान थी। पानी कम हो रहा है, कल से थोड़ा नीचे आया है। बस थोड़ा ही काफी था। हम सबके अंदर फिर से उम्मीद जिंदा हो गई। धीरे धीरे पानी सच में कम होने लगा। बारिश और हल्की होती गई। दिन गुजरते गए। 10 महीने बाद बारिश सिर्फ 2 से 3 घंटे हल्की होती थी और पानी करीब 300 मीटर नीचे जा चुका था। हम सब दौड़कर पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, यूचंग शहर देखने। शहर बर्बाद था, लेकिन मौजूद था। हमने आसमान में छोटे काले बिंदु देखे। पहले समझ नहीं आया, फिर वो पास आए, मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स। और बस सब पागलों की तरह हाथ हिलाने लगे, कूदने लगे, चिल्लाने लगे। मैं खुद रो भी रहा था और हंस भी रहा था। मैंने चारों तरफ देखा। एक आदमी अपनी बेटी को कसकर पकड़े था और वो जुड़वा भाई हाथ पकड़कर नाच रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और सोचा, हाँ, ये लोग थोड़े पागल हैं, लेकिन इन्हीं की वजह से हम जिंदा हैं। और सच कहूं, इतनी मुश्किलों के बाद ये सब बहुत अच्छा लग रहा था।